गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे थे हमारी पिछली क्लास में कश्मीर के बारे में कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। हमने उसमें देखा कि किस तरह से वहाँ पर गुलमर्ग आदि जाफरावत आदि स्थानों का चित्रण किया, बाबा ऋषि के दरगाह की घटनाओं का चित्रण किया गया, वहाँ के फूल किस प्रकार के होते हैं, वहाँ पर स्कीइंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर खेत किस तरह के होते हैं, या खिलनमर्ग कितना दूर है, गोंडोला गुलमर्ग गोंडोला जाफरावत पर्वत पर कितने समय में कितने लोगों को ले जाया जा सकता है, आदि बातों की जानकारी हमें इनकी पिछली रचना से प्राप्त हुई। अब देखिए उसी का दूसरा पार्ट है जो पाठ नंबर 20 के आधार पर कश्मीर धरती का स्वर्ग दूसरा भाग के रूप में दिया गया है। यहाँ पर उसे कश्मीर की आगे की सुंदरता का चित्रण करते हुए लेखक कह रहा है कि गुलमर्ग से मिलते जुलते नाम वाला सोनमर्ग भी कश्मीर का एक खास पर्यटन स्थल है। मतलब गुलमर्ग और सोनमर्ग देखने लायक जगह है जहाँ पर सैलानी या पर्यटक सबसे अधिक जाते हैं। श्रीनगर से उत्तर पूर्व में श्रीनगर पहुँचो, वहाँ से फिर उत्तर पूर्व की तरफ आपको 87 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर की ऊंचाई पर सिंध नदी के दोनों किनारों पर बने इसके घास के मैदान सोने से भी अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। घुड़सवारी करते हुए वहाँ थजीवास ग्लेशियरों यानी हिमनद को देखने पर प्रकृति की विशालता मन और आँखों के आगे साकार होती है। हिमनद का मतलब जहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई दिखाई देती है, बर्फ की नदियों से प्रतीत होती है। सोनमर्ग में ऊंची पहाड़ियों पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वे चोटियाँ सोने के पहाड़ से दिखाई देने लगती है, अर्थात इसलिए उसका नाम सोनमर्ग रखा गया है। जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो वहाँ पर कैसी आभा बन जाती है, सोने के पहाड़ के समान सुंदर आभा दिखाई देती है। सोनमर्ग से 15 किलोमीटर दूर गदसर झील और पास ही सतसर और बाल्टन झीलों के दृश्य भी मन को मोह लेते हैं। मतलब सोनमर्ग की सुंदरता को केवल लोग खेत ही नहीं बढ़ाते हैं, वो पहाड़ की सुंदरता ही नहीं बढ़ती है, बल्कि वहाँ पर जो गदसर झील और सतसर और बाल्टन झील है वो भी वहाँ के सुंदरता को बढ़ाती है, उस सुंदरता को वृद्धि करती है। सोनमर्ग के पास स्थित थजीवास हिमनद पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के घने देवदार के जंगल भी प्रकृति की विशालता का अनुभव करते हैं, अर्थात देवदार बहुत ऊंचा पेड़ होता है और वो देवदारों के पेड़ भी क्या करते हैं, यहाँ की सुंदरता में वृद्धि करते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अब चलें जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर की ओर, जहाँ प्रतीक्षा कर रही है आपके लिए एक और रोचक ऐतिहासिक कहानी। श्रीनगर की डल झील शिकारा नौकाओं की सैर के लिए प्रसिद्ध है ही, वहीं उसके पूर्व की ओर बने हुए अत्यंत खूबसूरत निषाद बाग से जुड़ी है ये कहानी। मतलब एक तो श्रीनगर की डल झील में जो नावें चलती है जिनको वहाँ पर क्या कहा जाता है, शिकारा कहा जाता है, और शिकाराओं में बैठकर लोग उस डल झील की यात्रा करते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पर उसके पूर्व में जो निषाद बाग बना हुआ है उससे जुड़ी हुई कहानी को यहाँ पर प्रकट किया गया है। निषाद बाग को बनवाया था ताजमहल बनवाने वाले मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ससुर अब्दुल हसन आसफ़ खान ने। मतलब निषाद बाग का निर्माण किसने करवाया, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के ससुर अब्दुल हसन आसफ़ खान ने करवाया, जिसकी याद में ताजमहल बना। वह मुमताज़ महल इसी अब्दुल हसन आसफ़ खान की बेटी थी। इसकी बहन नूरजहाँ की शादी शाहजहाँ के पिता जहांगीर से हुई थी। आप देखो, बहन का विवाह तो शाहजहाँ के पिता से हुआ और दूसरी बहन का विवाह किससे हुआ, शाहजहाँ से हुआ। इस तरह ये शाहजहाँ का मामा भी था। शाहजहाँ के दरबार में यह उसका खास वज़ीर भी था। अपनी पत्नी और ममेरी बहन मुमताज़ के पिता आसफ़ खान द्वारा बनवाए गए खूबसूरत निषाद बाग को देखकर शाहजहाँ का दिल बाग को पाने के लिए मचल उठा था। शाहजहाँ उस बाग को अपना बनाना चाहता था। 3 बार शाहजहाँ ने ससुर के सामने इस बाग को पाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन आसफ़ खान का दिल इस दान के लिए नहीं माना। तब नाराज़ होकर शाहजहाँ ने शालीमार बाग से निषाद बाग आने वाली पानी की आपूर्ति बंद करवा दी।
जलधाराओं की उछल कूद दिखाते निषाद बाग के फंवारे निढाल होकर बंद हो गए। मतलब अब राजनीतिक द्वेष पैदा हुआ और उसने क्या किया, जो शालीमार बाग था वहाँ से जो पानी आता था उस पानी की आपूर्ति बंद करवा दी। तो निषाद बाग की सुंदरता को बढ़ाने वाले जो फंवारे थे वो बिल्कुल निढाल हो गए। आसफ खान को इससे बड़ा धक्का लगा। अब वो शिकायत करे भी तो किससे करे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए। अब देखिए आसफ खान को इससे बड़ा धक्का लगा। उसे ये पता था कि शिकायत करे भी तो किससे, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो बचाए कौन। तब क्या हुआ देखिए, टूटे हुए दिल से आसफ खान एक दिन बाग के एक पेड़ की छांव के नीचे लेटे हुए थे कि अचानक उनके एक गुलाम ने, मतलब उनके नौकर ने हिम्मत करके शालीमार बाग में जाकर वहाँ से पानी की रुकावट को खोल दिया। फंवारे झूम उठे और उनसे फूटे मधुर जल संगीत ने निषाद बाग को क्या कर दिया, पुनः संगीतमय बना दिया। आसफ खान चौंक गए। वे जानते थे कि इससे बादशाह बहुत नाराज होंगे और उन्होंने तुरंत पानी बंद करने का हुक्म दिया। लेकिन सौभाग्य से शाहजहां को सारी घटना का पता चल गया। गुलाम की अपने मालिक के प्रति वफादारी पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए शाहजहां ने निषाद बाग की पानी की आपूर्ति को फिर से चालू करवा दिया। इस तरह निषाद की जो निशा थी यानी रात थी, अंधेरा था, उसका अंत हो गया। ये कहानी वहाँ पर आज भी प्रसिद्ध है। शालीमार बाग, डल झील के शिकारे, नागिन झील में मोटर चालित किश्तियाँ, मतलब मोटर से चलने वाली नावें, चश्मे शाही यानी झरना, चश्मे शाही का औषधि गुणों से भरपूर पानी, शंकराचार्य मंदिर आदि अनेक ऐसे पर्यटन स्थल कश्मीर को आज भी क्या बनाए हुए हैं, स्वर्ग के समान बनाते हैं। पर्यटकों के लिए तो शायद इसके अलावा और कोई स्वर्ग हो ही नहीं सकता, क्योंकि घूमने वालों को इससे ज़्यादा सुंदर दृश्य कहीं पर दिखाई नहीं दे सकते। डल झील के पश्चिमी किनारे पर अब यहाँ पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का चित्रण किया है जो हज़रत बल की है। डल झील के पश्चिमी किनारे पर हज़रत बल नाम की प्रसिद्ध मस्जिद है। इसे दरगाह शरीफ भी कहा जाता है। मुसलमानों का विश्वास है कि यहाँ पर इस्लाम के संस्थापक हज़रत मोहम्मद का पवित्र बाल रखा हुआ है। वे यहाँ इसके दर्शन के लिए आते हैं। 26 दिसंबर 1963 को ये बाल भी खो गया था। तब इसके विरोध में पूरे राज्य में कई प्रदर्शन हुए। इसके बाद 4 जनवरी 1964 को ये बाल पुनः खोज लिया गया। मतलब उस दरगाह में किसकी महत्ता है, ख्वाजा हज़रत मोहम्मद जो है उनके, हज़रत मोहम्मद के बाल की महत्ता है। प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली अमरनाथ यात्रा का एक मार्ग सोनमर्ग से बालटाल होकर भी जाता है। मतलब जो अमरनाथ यात्रा होती है वो सोनमर्ग से होकर बालटाल होकर के गुजरती है। सोनमर्ग से लद्दाख के रास्ते में पड़ने वाला जोजिला दर्रा 30 किलोमीटर दूर है। दूसरा रास्ता श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित पहलगाम से है। पहलगाम सुंदरतम पर्वतीय स्थानों में से एक है। सावन के महीने में अमरनाथ की यात्रा करने वाले यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पर चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और वहाँ से फिर शेषनाग झील व उसके बाद पंचतरणी से होते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुँचते हैं। अब अमरनाथ गुफा की क्या महत्ता है देखिए। अमरनाथ गुफा में प्रकृति के द्वारा बनाए गए बर्फ के शिवलिंग के दर्शन के साथ ही उनकी यात्रा संपन्न होती है। चंदनवाड़ी के रास्ते में ही हजन नाम का बहुत ही रमणीक और रमणीय सुंदर पिकनिक स्थल है, जिसका प्रयोग कई चलचित्र निर्देशकों ने यानी फिल्म निर्देशकों ने अपने चलचित्रों में किया है। कुल मिलाकर यही लगता है कि आसमान के स्वर्ग से कश्मीर की तुलना वही कर सकता है जिसने दोनों को देखा हो, अर्थात आसमान के स्वर्ग को भी देखा हो और कश्मीर को भी देखा हो, किंतु उस स्वर्ग के दर्शन की चाहत हो न हो, जीवित रहते हुए धरती के इस स्वर्ग का दर्शन करना क्या कम सौभाग्य की बात है। अर्थात अगर आप जीवित हो तो अपने जीवन में वो अवसर जरूर प्राप्त करो कि आप इस सुंदरता को देख
सको। इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर कश्मीर की सुंदरता का 2 भागों में चित्रण प्रस्तुत किया है। वहाँ पर उसके सुंदरता को बढ़ाने वाले विभिन्न स्थानों, झीलों, वहाँ से संबंधित घटनाओं आदि की जानकारी हमें प्रदान की है। वहाँ की रक्षा व्यवस्था, वहाँ की जीवन शैली, कौन सा स्थान वहाँ की सुंदरता को बढ़ा रहा है, वहाँ पर किस प्रकार का सामाजिक जीवन देखने को मिलता है, ऐतिहासिक महत्व क्या है, ये सब इस पाठ के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। धन्यवाद।